हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसेट बी में। मैं हूं आदित्य सिंह, आपका एसेट, और आप सब मेरे प्यारे प्यारे बी। तो क्लास 10th की जो आपकी आप बात करें अगर हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की, तो ये सिविक्स का सब्जेक्ट है आपका, और इसका चैप्टर फर्स्ट इस पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखिए, चैप्टर 1 में आपको बताया गया है, पहला चैप्टर ये है आपका पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग मतलब होता है ना, पावर मीन्स क्या, शक्ति, सत्ता जो हमारे देश में है, और शेयरिंग का मतलब हो गया उसको शेयर करना, बांटना। तो जो सत्ता की साझेदारी है वो क्या है। तो ओवरव्यू में देखिए आपको बताया गया है कि आप इस अध्याय के पहले ही आप बहुत सारी बातों को क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से लोगों के यहाँ कंट्रीज में, चाहे बेल्जियम की बात हो, चाहे श्रीलंका की, या फिर और जगहों पे मैक्सिको वगैरह, कैसे वहाँ पे लोग रहते थे, कैसी डेमोक्रेसी थी, क्या वहाँ पे इलेक्शन के रूल थे, कैसी स्ट्रेटजी हुआ करती थी। तो हम सब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरह से इस जो ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर रहेगा, इसमें बेसिकली आपको यही बात, तीन बातों को देखना पड़ेगा कि सत्ता का जो बंटवारा हुआ है वो किस तरह से आगे हुआ, कहाँ कहाँ पे हुआ। तो पहले चैप्टर में हम बेल्जियम और श्रीलंका की दो ये कंट्रीज़ के उससे लेके हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब बेल्जियम और श्रीलंका, यानी बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। इट हैज़ द बॉर्डर विथ फ्रांस एंड नीदरलैंड, जर्मनी एंड लुक्सेमबर्ग। इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 crore, about half of the population of Haryana. The ethnic composition of a small country is very complex. Of this country's total population, 59% lives in the Flemish region and speak Dutch language. Another 40% people live in the Wallonia region and speak French. Remaining 1% of the Belgians speak German. In the capital city, Brussels, 80% people speak French while 20% are Dutch speaking. आप देख रहे हैं, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल से अगर हम लोग देखें तो हमारा जो स्टेट है हरियाणा, उससे भी कहीं छोटा है ये। और इसकी सीमाएं जो है वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से भी जुड़ी हुई हैं। इसकी आबादी की बात करें तो 1 करोड़ से भी थोड़ा अधिक है, यानी कि हरियाणा की आबादी जितनी है उससे कहीं आधी। ठीक है, तो इस छोटे से देश की समाज की जो जातीय बुनावट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। देश की कुल आबादी का बात करें हम, 59% जो पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच लैंग्वेज बोलता है। 40% जो लोग हैं वो जो आपका वेलोनिया वाला एरिया है वहाँ पर रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। बाकी का जो 1% लोग हैं वो जर्मन बोलते हैं। ब्रुसेल के लोग जो है वहाँ पे 80% लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं, और बाकी के 20% लोग डच लैंग्वेज। देखिए कितना ज़्यादा मिक्स है ना। तो अल्पसंख्यक जो हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, ये फ्रेंच भाषी लोग जो है तुलनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा समृद्ध हैं और ताकतवर रहे हैं जो ये लोग थे। बाद में जो है बहुत से लोग जाकर अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट किए और एजुकेशन का लाभ पाने के लिए डच वाला लैंग्वेज जो है लोगों ने इस स्थिति से नाराज़गी किया करते थे। इसके चलते जो है यहाँ पर 1950 और 60 की सेंचुरी की बात करें तो फ्रेंच और डच बोलने वाले जो समूह थे उनके बीच में तनाव बढ़ने लगा। तो दोनों समुदायों के बीच में टकराव का जो सबसे तीखा रूप था वो ब्रुसेल में दिखा, यानी इसकी कैपिटल में। यह एक विशेष तरह की समस्या थी कि डच बोलने वाले लोग जो थे वो संख्या के हिसाब से बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अगर मनी और उनके प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो उनमें वो लोग बहुत ज़्यादा वीक थे और बहुत कम थे, माइनॉरिटीज़ के रूप में थे। तो आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करते हैं। कहाँ से? श्रीलंका से। श्रीलंका एक छोटा जो है द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के साउदर्न कोस्ट से जो है कुछ किलोमीटर पर स्थित है। इसकी आबादी कितनी है? लगभग 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर है। श्रीलंका दक्षिण एशिया की बात करें अगर तो अन्य देशों की तरह श्रीलंका की जो आबादी है वो भी जो है बहुत सारे जाति समूहों में बटा हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि जो यहाँ का प्रमुख सामाजिक समूह है वो सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कितनी है? पूरी पॉपुलेशन का लगभग 74% है। फिर तमिल का नंबर आता है जिनकी आबादी लगभग 18% है। तो तमिल में भी दो लोग आ जाते हैं, दो समूह आ जाते हैं। एक श्रीलंका के जो मूल लोग हैं, वहाँ के रहने वाले जो मूल लोग हैं, और 13% हमारे हिंदुस्तानी तमिल, जो कि कॉलोनियल जो रूल था हमारे यहाँ टाइम चल रहा था पीरियड, उस समय से बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतानें थे। हम लोगों ने देखा था ना गिरमिटिया मजदूर, अभी हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया, तो ये पॉपुलेशन इन्हीं लोगों की है। प्रेजेंट टाइम में जो श्रीलंका के नक्शे पर अगर हम लोग गौर करें तो हम पाएंगे कि जो तमिल है वो मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों के से सटा हुआ आबादी है। अधिकतर सिंहली भाषा के लोग जो है बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी के लोगों में कुछ हिंदू भी हैं और कुछ मुसलमान भी हैं। श्रीलंका की आबादी में जो है ईसाई लोगों का हिस्सा लगभग 7% है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं।
तो अब जरा ये सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था। बेल्जियम में डच भाषा के जो लोग थे वो अपनी बड़ी संख्या के बल पर जो है फ्रेंच लैंग्वेज और जर्मन भाषी वाले लोगों के ऊपर अपनी इच्छाएं, अपनी डिमांड को थोप सकते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब माइनॉरिटी के रूप में अगर देखें तो उनका संख्या बहुत ज़्यादा था बाकी लोगों की तुलना में। इससे उनके बीच में लड़ाई और बढ़ जाती। तो पॉसिबल हो सकता था कि इससे देश बढ़ जाता और ब्रुसेल पर दोनों अपना अपना जो है दावा कंट्रोल करने का ठोकते। ठीक है। श्रीलंका में बात करें, सिंहली आबादी का जो बहुमत था और ज़्यादा था, तो वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। तो आइए अब ये देखते हैं कि असल में दोनों देशों में क्या हुआ। क्या माइनॉरिटी वाले लोगों का रूल चला या फिर मेजोरिटी वाला चला। तो चलिए पहले देखेंगे हम लोग मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका, यानी श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, यानी कि जिनकी संख्या ज़्यादा थी उनका क्या हुआ था। देखिए 1940 में श्रीलंका जो है अपना स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंघली समुदाय के जो नेता थे वो अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन का वहां पे प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से जो निर्वाचित सरकारें थी वो सिंघली समुदाय की जो प्रभुता थी उसको कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक वाली जो परिस्थिति के कारण कई कदम उठाए। तो 1956 में एक कानून बनाया गया था जिसके तहत जो है तमिल को दरकिनार करके, मतलब बाहर निकाल के, सिंघली को एकमात्र राजभाषा जो है नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। जो विश्वविद्यालय थे और जो सरकारी नौकरियों में सिंघलियों को ही प्राथमिकता देने की भी नीति चलाई गई। नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार जो है बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई जो तमिल थे इनकी नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन जो है बढ़ा दिया। उन्हें लगने लगा कि जो ये बौद्ध धर्मावलंबी हैं, सिंहलियों के नेतृत्व वाली जितनी सारी जो है राजनीति पार्टियां हैं, उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उनको यह लगने लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित रख रही है। तो नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंघली समुदायों के बीच जो है संबंध बिगड़ते चले गए। स्टार्टिंग में ही आपको एक कॉलम यहाँ पे दिखा होगा, एक लड़की है बोर्ड पे, देखिए इसमें बताया जा रहा है, आई हैव ए सिंपल इक्वेशन इन माइंड शेयरिंग पावर डिवीजन डिवाइडिंग पावर वीकिंग द कंट्री, व्हाई डू वी स्टार्ट बाय टॉकिंग ऑफ दिस। मतलब मेरे दिमाग में सीधा सा समीकरण यह है भाई कि सत्ता का बंटवारा, सत्ता के दो टुकड़े करना, यानी देश को कमजोर करना, हम इस बात से शुरुआत क्यों कर रहे हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग देख ही रहे थे कि क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन अलग अलग तरह के हैं, अलग तरह के लोग हैं और उनके अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो जो जिसकी संख्या ज़्यादा होगा क्या उसका पावर चलेगा। तो ये सब हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं। एक फिगर है यहाँ पर आप देखिए बेल्जियम के और इसके समुदाय जो हैं, कम्युनिटीज और इसके जो एरियाज़ है। आप सबसे ऊपर वाले कलर को देख सकते हैं, ये आपका ब्रुसेल है जो कि इसका कैपिटल है आपका बेल्जियम का। उसके नीचे जो है वेलोन है जहाँ पर फ्रेंच भाषा के लोग रहते हैं। उसके बाद फ्लेमिश बोलने वाले हैं, डच भाषी वाले लोग हैं। उसके बाद जो ये लाइनिंग वाला आप देख रहे हैं ये जो है जर्मन भाषी के लोग हैं। तो यहाँ पर एक दिया गया एथनिक, एक वर्ड है। एथनिक का मतलब होता है ना ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग अलग मानता है। यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है कि किसी भी जाति समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी संपत्ति या उनकी उत्पत्ति उनके समान पूर्वजों से ही हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। तो जरूरी नहीं कि ऐसे समूह के जो सदस्य हैं किसी एक धर्म के मानने वाले हों। मतलब एथनिक का मतलब ये नहीं कि वो एक ही धर्म को मानने वाले हों। हाँ, ये जरूर वो लोग मानते थे कि हम लोग जो है ऐसा इसलिए हैं, हम लोग एथनिक इसलिए हैं क्योंकि हमारे पूर्वज जो है ऐसे ही थे और उन्हीं कारण हम लोग की ऐसी बनावट है शारीरिक। लेकिन अब भी शारीरिक बनावट होने के बाद भी हो सकता है कि वो कुछ बौद्ध हों, कुछ इस्लामिक हों, कुछ हों। ठीक है। तो ये एथनिक का एक डिस्कशन था। और ये जो आपने मैप देखा इसमें ये बताया जा रहा है कि बेल्जियम और श्रीलंका के मैप को देखिए, इनमें से किस इलाके में आपको सबसे ज़्यादा समुदायों की सघन आबादी नज़र आ रही है। तो हम लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं वेलोन फ्रेंच लैंग्वेज वाले लोग ज़्यादा हैं। और तो अब चलिए देखते हैं, बहुसंख्यावाद हम लोग देख रहे थे, ये कंप्लीट हो गया है। एक मैप है, नीचे देखिए श्रीलंका के जाति समूह को यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे ऊपर आपका सिंघली है, उसके बाद श्रीलंकाई जो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, उसके बाद भारतवंशी जो लोग हैं, उसके बाद लास्ट में आपके मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोग हैं। तो देख सकते हैं कौन से लोग कितने ज़्यादा पॉपुलेशन में फैले हुए हैं। तो अब चलते हैं हम लोग नीचे, देखिए तो संबंध जो है, परिणाम क्या हुआ था कि सिंघली और तमिल इन समुदायों के बीच में संबंध बिगड़ते चले गए और लोगों के मन में मनमुटाव आने लगा। तो श्रीलंकाई जो तमिल लोग थे ये अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे, तमिल को जो है राजभाषा बनाने लगे और क्षेत्रीय जो लोकल जो
कंट्रोल है वो उसको हासिल करने और एजुकेशन और जॉब में समान अवसरों की मांग को लेकर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की जो आबादी थी ना, तमिलों की ये जो है इनके इलाके की जो इनकी स्वायत्तता थी या उनकी मांगे थी, उनको लगातार नकार दिया गया। 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में तो स्वतंत्र शामिल इलम सरकार बनाने की भी मांग लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बनाए जाने लगे। श्रीलंका में दो समुदाय के बीच में पारस्परिक रूप से अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव जो है गृह युद्ध में भी परिणत हो गया, जिसको आप कहते हैं सिविल वार। ठीक है, परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे गए जा चुके थे। अनेक परिवार अपने 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 मुल्क से जो है भागकर शरणार्थी बन गए थे। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई थी। आपने पढ़ाई होगा कि 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में कि भाई हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा रहा है। पर वहाँ के जो गृह युद्ध थे, मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा हुई हैं। 2009 में इस जो सिविल वार हुआ इसका अंत हो गया था। तो मतलब 1980 के दशक में जो है ये लोग शुरुआत करने लगे, लड़ाइयाँ चलती रहीं, लेकिन 2009 तक ये ख़त्म हो गया। अब देखेंगे हम लोग बेल्जियम की समझदारी, यानी बेल्जियम जो है उसकी समझदारी कैसी रही है। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, देखिए ये टॉपिक तो हम लोग श्रीलंका के लिए देख रहे थे। तो बेल्जियम के जो नेता थे ना, वो श्रीलंका से काफ़ी अलग रास्ता अपनाने का फैसला लिए। इन्होंने क्षेत्रीय अंतरों में और जो सांस्कृतिक विविधता थी उसको स्वीकार किया और 1970 और 1993 के बीच में इन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल के रह सकें। ये तो बहुत अच्छी बात किया इन लोगों ने। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वो बहुत ही कल्पनाशील है और कोई देश ऐसा नहीं कर पाया जैसा इन लोगों ने किया। बेल्जियम के मॉडल के लिए हम लोग एक बॉक्स देख सकते हैं यहाँ पर, कुछ बातें उनमें से जो है मेन यहाँ पे दी हुई है पॉइंट आउट करके, कि संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया था कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंची भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, मतलब जो लीडर होंगे उनमें सबको बराबर सीट मिलेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों लैंग्वेज के लोग जो हैं समूहों के सांसद में उनके सांसदों को बुलाया जाए, और किसी भी ऐसा कभी नहीं होगा कि मतलब किसी भी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला कर लें। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। प्लस पॉइंट रहा है वहाँ की यूनिटी के लिए। केंद्र सरकार की जो अनेक शक्तियां हैं देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दिया गया था, यानी कि राज्य सरकारें जो है केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं थी, वो फ्री थी। थर्ड का इंपॉर्टेंट है इसमें कि ब्रुसेल में जो है अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल में समान प्रतिनिधित्व का इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। तो मतलब बांट के रहेंगे ना, बराबर बराबर रहेंगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यही हम लोग देख रहे हैं। श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पर मेजोरिटी वाला रूल हो गया और यहाँ पर सब लोग मिल के कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक लोगो है, ग्रैंड प्लेस ग्रोट मार्क्ड, यानी बेल्जियम की एक बस्ती का पता दिया गया है कि फोटोग्राफ में जो दिया गया है। आप इसको ध्यान से देखिए कि यह जो स्थान है इसका नाम और दिशा जो है जानकारी 2 अलग अलग भाषाओं में दी गई है। एक तो फ्रेंच में लिखा हुआ है और दूसरा जो है डच लैंग्वेज में। इससे पता चलता है कि दोनों जितनी कम्युनिटीज़ थी सबको बराबर का हक दिया गया। अब यहाँ पर एक बताया गया कि भला यह भी कोई समाधान हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा संविधान ऐसी बातें नहीं करता कि किस समुदाय में कितने मंत्री होंगे। हम अपने देश की बात कर रहे हैं कि हमारे देश में ऐसा नहीं होता। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं, सबको बराबर अधिकार है, जो जितना जीते उतना उसी का राज। ठीक है, ये बेस्ट है। और देखिए नीचे फिर यहाँ पर दिया हुआ एक पॉइंट और, इसका खासियत आपके बेल्जियम का कि केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की भी सरकार काम करती थी, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव भी एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते थे। डच, फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहें वे जहाँ भी रहते हों इस सामुदायिक सरकार को चुनते थे, चुनने का उनको राइट था। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर भी फैसले लेने का अधिकार था। तो आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ कॉम्प्लेक्स लग सकता है, निश्चित रूप से यह जो है जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी। हाँ, पर यह व्यवस्था बहुत ज़्यादा सफल रही है। इससे मुल्क में जो सिविल वार थी उसकी आशंकाओं पर बिल्कुल पूर्ण विराम लग गया, स्टॉप रेट हो गया। नहीं तो गृह युद्ध की जो स्थिति है वो तो बेल्जियम भाषा के आधार पर ही 2 टुकड़ों में बंट गया होता। जब अनेक यूरोपीय देश ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल को उसका मुख्यालय चुना गया। क्यों चुना गया? बिकॉज वहाँ पर यूनिटी थी। ठीक है, और वहाँ के लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे। तो यहाँ पर आपको विचार करने के लिए कहा जा रहा है कि तो आपके कहने का मतलब है कि सत्ता में हिस्सेदारी से हम ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यह बात तो कुछ अजीब सी लगती है,
खैर जरा सोचने दीजिए। तो चलिए देखिए यहाँ पर दिया है, एक अखबार पूरे हफ्ते भर पढ़ें और फिर युद्धों और लड़ाइयों की खबरों की कर्तन को जमा करें। 5-5 छात्रों के समूह में आपको यह काम कर सकते हैं आप लोग। फिर दोनों समूहों को अपनी सारी कतरन मिलाकर कुछ इस तरह से काम कर सकते हैं कि सारे झगड़ों को उनके स्थान पर अपने देश, प्रदेश, देश के बाहर के हिसाब से वर्गित करें और इन टकरावों के कारण जानने की कोशिश करें कि क्यों हो रहे हैं ये सब। इनसे जो है विवाद सत्ता के बंटवारे को लेकर हैं कि या किस चीज़ से हैं, और इनमें से किस किस विवाद को सत्ता साझेदारी में तय करके सुलझाया जा सकता है। एक्टिविटी के तौर पे ये दिया हुआ है। पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। व्हाट वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दोनों ही देश डेमोक्रेटिक हैं, फिर भी सत्ता में जो है साझेदारी के सवाल पर उन्होंने अलग अलग ढंग से उसको निपटाने की कोशिश की है। बेल्जियम के नेताओं को लगता था कि भाई विभिन्न समुदाय जो है और क्षेत्रों की जो भावना है उसका आदर करने पर ही देश में यूनिटी पॉसिबल है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हो जाते हैं, और श्रीलंका में इसका जस्ट अपोजिट रूट अपनाता है वो। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदायों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे जो है देश में बहुत ज़्यादा यूनिटी पर देश के संकट पड़ सकता है। तो बिल्कुल सही है, सबके हक की बात होनी चाहिए ना, एक ही की बात होगी तो कैसे होगा। ये देखिए फिगर है जर्मन इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना, आप देख सकते हैं इसको। फिर नेक्स्ट है आपका कि भाई हमें सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, मतलब वाई वी आर शेयरिंग द पावर। हम लोग पावर को क्यों शेयर करें, वाई पावर शेयरिंग इज ए डिजायरेबल, क्यों जरूरी है। तो देखिए इसकी जरूरी इसलिए है क्योंकि इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में अगर बात करें तो दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला ये कि भाई सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न जो सामाजिक समूह हैं उनके बीच में टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, चूँकि सामाजिक जो टकराव है आगे बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले सकता है। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक तौर पर लाभकारी दे सकता है, पर आगे चल के यह देश की यूनिटी को क्या करेगा, यूनिटी के लिए घातक साबित हो सकता है। यूनिटी नहीं रहेगी, भाई कैसे यूनिटी रहेगी, आप किसी एक वर्ग को ध्यान दोगे दूसरे को नहीं दोगे तो दूसरा वाला जिसको ध्यान नहीं दोगे तो हमेशा खपा रहेगा ना। तो बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। अब जो बहुसंख्यक है अगर वो बहुत ज़्यादा अपना पावर दिखाएगा तो छोटा वाला कब तक दबेगा, तो एक दिन उसको भी ले डूबेगा, है ना, तो उसके लिए भी परेशानी का कारण बन जाता है। सत्ता का जो बंटवारा है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है कि वह बात कहीं ज़्यादा गहरी है। कौन सी बात की, सत्ता की जो साझेदारी है दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है, यानी जो हम लोग ये पावर शेयरिंग रखते हैं, अब यहाँ की पावर को शेयर किया जाता है प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक कास्ट में, वो जो है हमारे डेमोक्रेटिक का एक प्रकार से सोल है, आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं यानी उनके बीच में सत्ता को बांटा जाए और ये लोग जो है इसी ढर्रे से रहें, इसी ढाल से रहें। इसलिए वैध सरकार यानी वैलिड गवर्नमेंट वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़े रहते हैं। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक जो तर्क है वो सत्ता के बंटवारे के महत्व को बताता है। तो क्या समझा क्या जाना में देखिए यहाँ पे एनीते बेल्जियम के उत्तरी इलाके के एक डच माध्यम के स्कूल में पढ़ाती हैं ये जो है एनीते बेल्जियम के, और फ्रेंच बोलने वाले उनके अनेक स्कूली साथी चाहते हैं कि पढ़ाई भी फ्रेंच में ही हो। सेल्वी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के एक स्कूल में पढ़ती है वह, और उसके स्कूल के बहुत से दोस्त तमिल भाषी हैं और इनके माता पिता का जो पढ़ाई का माध्यम है वो भी तमिल ही रखना चाहते हैं इनके माता पिता भी। तो कौन सी सरकार एनीते और सेल्वी के माता पिता की इच्छाओं को पूरी कर सकती हैं, किसे सफलता मिलने की संभावना है अधिक और क्यों। तो देखिए जैसा होता आया है इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था, बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए बेताल ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया, और कहानी कुछ इस तरह से है, खलील की उलझन, खलील्स डिलेमा। तो देखिए बेरूत शहर में एक जो है खली नाम का एक आदमी रहता था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी होने वाली है, इससे आपको समझ में आ जाएगा ये पार्ट, तो इसलिए ध्यान से सुनेंगे हम लोग। देखिए बेरूत शहर में खली नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे तो माँ सुन्नी जो है मुसलमान थी। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात न थी,
लेबनान में अलग अलग कम्युनिस्ट के लोग रहा करते थे, राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे, वे साथ रहते थे, मेल जोल होता था, पर घर में लड़ाई झगड़े में एक दूसरे से भी वो लड़ते थे। खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था, जो आपके सिविल वार होते हैं उसमें। तो सिविल वार के ख़त्म होने के बाद जो लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और अलग अलग समुदायों के बीच में पावर शेयरिंग का यानी सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि भाई देश का जो राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए, सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद जो है ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद सिया मुसलमान के लिए तय किया गया। इस समझौते के अनुसार आगे के ईसाई फ्रांस से जो है संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी जो आपके सीरिया के साथ एकीकरण की मांग को छोड़ने पर सहमत हो गए। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में समझौता हुआ था तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान और स्पष्ट रूप से बहुमत में आ जाते हैं और दोनों पक्ष अभी भी उसी समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वो सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। वह न तो माँ के धर्म को जाम मानता है और न ही पिता के। असल में वह चाहता ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में ही नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना था कि भाई सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव में लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी समुदाय का हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने यह सिविल वार देखा है उनका कहना है कि जो प्रेजेंट टाइम में जो सिस्टम चल रहा है ना, जो व्यवस्था है ना, वही सबसे अच्छी शांति की गारंटी है। तो अभी कहानी खत्म नहीं हुई। ठीक तभी टीवी के टावर के पास वो लोग पहुंच गए। यहाँ वे रुक सकते थे। बेताल ने जो है जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? क्या आप पुरानी व्यवस्था को ही चलने देते या आप कुछ नया करते? तो बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूलना। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि खलील की इच्छा थी कि सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, जो ज़्यादा वोट पाएगा वो जीतेगा, जैसा कि हमारी कंट्री में होता है। यू आर फीलिंग सो प्राउड इन फॉर आवर कंट्री इंडिया, वी हैव टू प्राउड, कि हमारे देश में ऐसा ही होता है। तो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट कि अब हम लोग देखेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी सत्ता की साझेदारी का क्या रूप है। तो देखिए, द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ undivided political power. For a long time, it was believed that all power of a government must reside in one person or group of persons located at one place. It was felt that if the power to decide is depressed, it would be not possible to make quick decisions and to enforce them. यानी राजनीतिक जो सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसी धारणा के विरुद्ध जो है सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना भी संभव नहीं होगा। लेकिन बात करें लोकतंत्र, तो एक बुनियादी सिद्धांत है लोकतंत्र की जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। तो इसमें लोग जो है स्वशासन की संस्थाओं से या माध्यम से अपना अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। सार्वजनिक जो नीतियां हैं उनको तय करने की बातें सबकी जो है शामिल होती हैं। इसलिए लोकतांत्रिक रूप से शासन को अच्छा माना जाता है। डेमोक्रेटिक जो रूल होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सिटीजन है वो राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बन सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। एक नीचे आपको ये बताया गया है कि जो है 2005 में रूस में कुछ नए कानून बने हैं। इन कानूनों को बनाकर रूस के राष्ट्रपति को कुछ और पावर दी गई। इस वक्त जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो है रूस का दौरा किया था। ऊपर दिए गए कार्टून के अनुसार आप लोकतंत्र और सत्ता के केंद्रीकरण में क्या संबंध है इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ जिस चीज़ का तरफ ध्यान खींचा गया है उसकी पुष्टि में क्या आप कुछ और कार्टून जुटा सकते हैं? तो क्या किया जा रहा है, देखिए, एक तरफ रूस के पुतिन जी हैं और अमेरिका के एक तरफ आपके
जॉर्ज बुश जी हैं, और यहाँ पर लिखा क्या है, व्लादिमीर, यानी सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथ में रहे। तो आप लोग समझ सकते हैं क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए इसमें इससे क्या, डेमोक्रेटिक शासन को ही लोग अच्छा मानते थे, बिकॉज इसमें सभी लोगों अपना अपना जो है पावर ले सकते हैं और सबको मौका मिलता है आगे आने के लिए। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की जो साझेदारी है उसके अनेक रूप हो सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल जो कि फेमस हैं उन पे हम लोग गौर करते हैं। पहला है आपका शासन के बहुत से अंग, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच में सत्ता का बंटवारा रहता है, जैसे हमारे देश में है। इससे हम सत्ता का जो है बहुत अच्छे से क्षैतिज वितरण कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सरकार के अलग अलग अंग जो है एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से सुनिश्चित हो जाता है कि भाई कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है, हर लोग एक दूसरे के कंट्रोल में रहते हैं, है ना। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच में जो सत्ता का संतुलन है वो बना रहता है। डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसके बारे में हम लोग 9th क्लास में पढ़ते हुए हमने यह देखा था कि हमारे देश में जो कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, जरूर है उपयोग तो जरूर करती है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की जो नियुक्ति है कार्यपालिका ही करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। सेकंड क्या है इसके एग्जाम्पल में कि देखिए सरकार के बीच में अलग अलग स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर स्टेट वाइज या एरिया वाइज स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य जो सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। बात करें प्रांतीय या फिर जो आपके क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है, कई देशों में प्रांतीय या फिर क्षेत्रीय सरकारें नहीं होती हैं, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं वहाँ के संविधान में इस बात को साफ साफ लिखा गया है कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है इसके बीच में सत्ता का बंटवारा किस तरह से होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ पर श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों के नीचे जो है स्तर की जो सरकारें हैं इनके लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिकाएं हो, पंचायतें हो, ऐसी ही यूनिटी में ये सब इकाइयों में आती हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर पे जो गवर्नमेंट है इनके बीच में जो सत्ता का बंटवारा है ये ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, सत्ता का जो बंटवारा है वो अलग अलग सामाजिक जो है समूहों में, मसलन भाषाओं में और जो आपके धार्मिक समूहों के बीच में भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक जो सरकार थे इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से जो कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन की हिस्सेदारी भी दिया जाना चाहिए। हमारे यहाँ पर भी तो है। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित जो चुनाव था रिजर्व वाला, वो क्षेत्र वाली ऐसी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की जो व्यवस्था होती है विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक जो समूह है उनको हिस्सेदारी लेने के लिए कहा जाता है, जिससे कि लोग खुद को शासन से अलग न समझने लगें, सब लोग यूनिटी में बने रहें। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी भी दी जाती है। माइनॉरिटीज वाले जो लोग हैं हमारे देश में उनके लिए भी सीटें आती हैं, वो सब भी खड़े होते हैं। आप लोग देखते होंगे गांव में जो पंचायती चुनाव होता है उसमें देखिए हर 5 साल पे 10 साल पे वो बदल जाता है और उसमें कोई ना और सीट आ जाती है ना, आती है ना। अभी भी इस बार भी तो आया होगा। तो सामाजिक विविधताओं को देखा जाए तो शासन में जो है भागीदारी लेने का अलग अलग तरीकों पे हम लोग इसको सेकेंड सेक्शन में इसी चैप्टर के सेकेंड सेक्शन में डिस्कस करेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम अलग अलग प्रकार के दबाव समूह या फिर आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके के लक्ष्य में भी कर सकते हैं। अलग अलग पार्टीशन रहेगा तो अलग अलग लोग अपोजिशन में रहेंगे, अलग अलग अपोजिशन रहेगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा। इससे क्या होगा कि लोग जो जीता है उसकी कमियों को जो हारे हैं वो लोग दिखाएंगे। ऐसे ही होता है डिबेट वगैरह में, आप देखते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल हो जाता है। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता का जो दावेदार है वो बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो समकालीन यानी हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प भी अलग अलग पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं कि चाइना की तरह एक ही जो है आपका लीडर हो तो आप किसको वोट दोगे, नहीं दोगे तब भी वही जीतेगा, दोगे तब भी वही जीतेगा, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास। तो पार्टियां जो है सत्ता के लिए आपस में कंपटीशन करती हैं। पार्टियों की आपसी प्रतिद्वंदी ही इस बात को सुनिश्चित कर देता है, उनका ये जो कंपटीशन है इस बात को सुनिश्चित कर देता है कि जो सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में नहीं रहेगा।
यह बड़ी समयावधि पर अगर गौर करें तो पाएंगे कि हम लोग कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों में आने वाली पार्टियों के हाथ आती रही है और जाती रही है। कई बार सत्ता की जो ये भागीदारी है एकदम साफ साफ दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। डेमोक्रेसी में हम आपके बिजनेसमैन, जो उद्योगपति हैं, किसान हैं, औद्योगिक मजदूर हैं, ऐसे कई लोग संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। ऐसे लोग भी किसानों के लिए आंदोलन करने वाले लोग होते हैं ना। और आपके बिजनेसमैन भी अलग अपना करते हैं, व्यापारी लोग अलग करते हैं, फार्मर अलग करते हैं। सब लोग अपने अपने हक की बात आराम से लड़ सकते हैं। कब? जब डेमोक्रेटिक होगा, तब जब पावर शेयरिंग जो है सबके हाथ में होगा, अलग अलग हाथों में होगा। किसी एक के हाथ में हो जाएगा जॉर्ज बुश और आपके पुतिन की तरह, तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, वही दोनों लोग घुमाते रहेंगे सबको। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब यही हमको समझ गए हम लोग इसमें कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है पावर शेयरिंग के लिए बहुत अच्छी है। सरकार की अलग अलग समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपना जो आपके सदस्य वर्ग के लाभ के लिए अलग अलग दबाव बनाकर भी हम लोग सत्ता में भागीदारी करते रहते हैं। इसके बारे में हम लोग थर्ड वाले इसके यूनिट में आपके चैप्टर में रीड करने वाले हैं। और बहुत सारे उस समय जो रिवॉल्यूशन वगैरह हुए हैं, आंदोलन वगैरह हुए, उसको भी हम लोग ध्यान से देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे क्या पढ़ा, क्या समझा, क्या जाना में आपको बताया गया है कि सत्ता का जो बंटवारा है उसके एग्जाम्पल कुछ निम्न लिखे हुए हैं आपके नीचे। ये सत्ता की साझेदारी और 4 श्रेणियों में किस में आते हैं, इस सत्ता के साथ कौन किसके साथ क्या कर रहा है, कौन शेयर कर रहा है, ये सब आता है इसमें, आप देख सकते हो। देखिए, बम्बई उच्च न्यायालय ने जो है महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है कि वो तुरंत ही कार्रवाई करे और मुंबई के 7 जो अनाथालय हैं उसमें 2000 जो बच्चे हैं उनके रख रखाव में सुधार करें। दूसरा देखिए, कनाडा के जो ओरेंटियो प्रांत की सरकार है वहाँ के मूल निवासी समुदाय के साथ जमीन के दावों, जो लोग दावों करते हैं उनके निपटारा करने पर सहमति दे दी है। और यह भी कहा है कि स्थानीय मामलों के लिए जवाबदेह मंत्री ने घोषणा की कि सरकार मूलवासी समुदाय के साथ पारस्परिक रूप से सम्मान और सहयोग की भावना से काम करेगी। थर्ड देखिए, इसमें एग्जाम्पल, रूस की 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियां द यूनियन ऑन राइज फोर्सेस और लिबरल याब्लोक मूवमेंट ने एक मजबूत दक्षिणापंथी जो है गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों का मिलान कर लिया, मतलब आपस में मिला लिया। 2 पार्टी मिलकर एक बनाने का फैसला कर लिया। इनका प्रस्ताव यह है कि अगले संसदीय चुनाव में हम उम्मीदवारों की साझा सूची भी बनाएंगे। लास्ट एग्जाम्पल देखिए इसका, नाइजीरिया के अलग अलग प्रांतों में वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर मांग की है कि संघीय जो सरकार है वो अपनी आमदनी के स्रोतों को घोषित करे कि कितना वो कमाती है, इनकम क्या है। वो अब ये भी जानना चाहते हैं कि विभिन्न प्रांतों के बीच में जो है राजस्व का बंटवारा किस आधार पर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से आपको राइट मिल जाता है। कोई एक गलत करेगा तो जो बाकी लोगों के हाथ में पावर रहेगी, तो शेयर रहेगा पावर, तो उनके उस अधिकार से वो उसके खिलाफ कुछ बोल तो सकेंगे ना। तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है कि कोई भी गलत नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेटिक रूप से हो। तो ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग बस इसी जगह ये एंड हो गया। क्वेश्चन आंसर अभी आपको कराए जाएंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।